Basic terms of experimental designs. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चरिस्ट। आई एम हैदर अली। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की जो बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को पढ़ने से पहले, समझने से पहले इन टर्म्स का पता होना ज़रूरी है, जिससे ना सिर्फ आसानी होगी बल्कि आपको समझ भी आ जाएगी। अगर ये टर्म्स कंफ्यूज होंगी तो आपको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ठीक से समझ नहीं आएंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है क्या? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बेसिकली एक तरीकाकार है, एक वे है, एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं। उनकी एग्जांपल्स में आपने सुना होगा CRD है, RCBD है, लेटन स्क्वायर डिज़ाइन है। इनको वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। CRD की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है ऑलरेडी। RCBD की और लेटन स्क्वायर डिज़ाइन की भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। तो पहली टर्म है हमारी फैक्टर। किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जिस चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर क्लास ऑफ रिलेटेड ट्रीटमेंट्स इज ऑफन कॉल्ड फैक्टर। तो सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझाता हूँ कि जिस चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका हम इम्पैक्ट स्टडी करने जा रहे हैं, वो बेसिकली फैक्टर होता है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है फर्टिलाइजर्स हैं, हार्मोन्स हैं, वराइटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं गंदम की यील्ड पे, तो फर्टिलाइजर हमारा फैक्टर है। अगर आप नाइट्रोजन का चेक करना चाह रहे हैं तो नाइट्रोजन हमारा फैक्टर है। कोई हार्मोन आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं, कोई केमिकल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा फैक्टर है। आप मुख्तलिफ वराइटीज़ का कंपेरिजन कर रहे हैं तो वराइटी हमारा फैक्टर है। नेक्स्ट टर्म जो यूज होती है वो है लेवल्स ऑफ फैक्टर। हर फैक्टर के, हर एक्सपेरिमेंट के अंदर ना लेवल्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है द स्टेट्स ऑफ फैक्टर आई ट्रीटमेंट्स विद इन द क्लास आर कॉल्ड लेवल्स ऑफ फैक्टर। सादा लफ्जों में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इस एग्जांपल में फैक्टर में मैंने एग्जांपल दी फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर के हमने कुछ लेवल सेट किए होते हैं। इधर मैंने एग्जांपल लिखी है 10, 20, 30 kg पर एकड़। ठीक है, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग पर एकड़। वो जो हमने सेट किए होते हैं उनको लेवल्स कहते हैं। इसी तरह जो हमारी दूसरी एग्जांपल है हार्मोन्स, उसमें मैंने कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी है 100, 200, 400 ppm। कोई भी इस तरह की कंसंट्रेशन हो सकती है, इसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ फैक्टर। अगर हम वराइटीज़ वाली एग्जांपल में बात करें तो फॉर एग्जांपल हम 4 वराइटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, 10 वराइटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो वराइटीज़ हमारे फैक्टर हैं। वो जो 10 नंबर है वो हमारे लेवल्स ऑफ फैक्टर है। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन रिप्लाई दूंगा। उसके बाद है ट्रीटमेंट। ये बहुत अहम चीज़ है, इसका हमें पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट बेसिकली उसको कहते हैं कोई भी ऐसा प्रोसीजर, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है वो मैं आगे बयान करता हूँ। तो ट्रीटमेंट को हमेशा स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है और ये मालूम होने ज़रूरी है। आपने अक्सर रिसर्च पेपर में देखा होगा T1, T2, T3 लिखे होते हैं, वो बेसिकली ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ट्रीटमेंट कितने हैं ये मालूम करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट के अंदर फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट आसान होते हैं, इजी होते हैं। मल्टीपल फैक्टर थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखना है फैक्टर कितने हैं जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। अगर तो सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट है, एक ही फैक्टर को आपने स्टडी करना है, आपने फर्टिलाइजर को स्टडी करना है, या आपने वैरायटी को स्टडी करना है, या आपने हार्मोन किसी को स्टडी करना है, किसी केमिकल को स्टडी करना है, तो सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने फैक्टर के लेवल होंगे उतने ही ट्रीटमेंट होंगे। जितने फैक्टर के लेवल होंगे उतने ही ट्रीटमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, मैं एक एक्सपेरिमेंट लगाने जा रहा हूँ जिसमें मैं चेक करूँगा कि कैल्शियम को स्प्रे करने से जो ऑरेंजेस हैं उनका फ्रूट ड्रॉप कम होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर कैल्शियम है वो मेरा फैक्टर है। आगे मैं उसके लेवल्स बनाऊंगा, उसके कंसनट्रेशन बनाऊंगा कि मैंने 0 ppm स्प्रे करना है, 100 ppm करना है, 200 ppm करना है, 300 ppm करना है, 400 ppm करना है और 500 ppm करना है। यहाँ 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, ये 6 मैंने लेवल्स उसके बनाए। तो इस एक्सपेरिमेंट में 6 ही ट्रीटमेंट होंगे। अगर हो स्टडी मल्टीपल फैक्टर वाली तो फिर जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे फैक्टर के जितने भी लेवल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से फिर निकलती है। मिसाल के तौर पर एक एक्सपेरिमेंट हम डिज़ाइन करते हैं गंदम की,
दो वैरायटियाँ हैं और उसके ऊपर हम फर्टिलाइजर नाइट्रोजन की एप्लीकेशन करते हैं 10 kg 20 kg 30 kg। अब ये एक फैक्टर है नाइट्रोजन एप्लीकेशन, दूसरा फैक्टर है वैरायटी। वैरायटी के कितने लेवल हैं? दो। नाइट्रोजन के कितने लेवल हैं? तीन, 10 20 एंड 30। यहाँ पर ट्रीटमेंट कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 ट्रीटमेंट होंगे। यानी हम 10 kg वैरायटी ए को भी लगाएंगे, 10 kg वैरायटी बी को भी लगाएंगे, 10 kg वैरायटी 10 kg वैरायटी ए को, फिर 20 kg वैरायटी ए को, फिर 30 kg वैरायटी ए को। तो ये 3 ट्रीटमेंट हो गए। अगले 3 हो गए 20 kg वैरायटी ए को। इसी तरह यानी जितने भी फैक्टर्स के लेवल हैं सबको आपस में हमने लगाना है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सपेरिमेंट है कि आप फ्रूट प्लांट के ऊपर कैल्शियम का स्प्रे करने जा रहे हैं, जो पहले एग्जांपल हमने देखी। 6 उसके अंदर हमारे ट्रीटमेंट्स थे सिंगल फैक्टर के अंदर। अगर उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर हम दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व कर लेते हैं कि ऑरेंजेस के साथ साथ हमने ऑरेंजेस की 2 वैरायटी हैं, उनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है। अब यहाँ एक फैक्टर हो गया वैरायटी, दूसरा हो गया कैल्शियम की एप्लीकेशन। अब 6 लेवल थे उसके, दो अगर तीन वैरायटीज हैं तो तीन ये हैं, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 18 ट्रीटमेंट्स हमारे पास बनेंगे। पहली वैरायटी के ऊपर भी वो 6 करने, फिर दूसरी के ऊपर वही 6, फिर तीसरी के ऊपर वही 6। ठीक है, तो ये हमारे ट्रीटमेंट्स जो हैं उनके दोनों फैक्टर्स के लेवल को आपस में मल्टीप्लाई करके निकल आएंगे अगर मल्टीपल फैक्टर एक्सपेरिमेंट है। अगर सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट है तो फिर जो हमारे नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो लेवल ऑफ फैक्टर के इक्वल ही होंगे। तो आमतौर पे हम अपनी रिसर्च में जनरली लेवल ऑफ फैक्टर का जिक्र ही नहीं करते, हम हमेशा ट्रीटमेंट्स का ही जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ जो आपने खुद उसको सॉल्व करना है। एक रिसर्चर है जो चाह रहा है कि मैंगो के प्लांट के ऊपर 2 पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशन कर दी, पेस्टिसाइड ए और पेस्टिसाइड बी। पेस्टिसाइड ए के उसने 3 लेवल्स बनाए हैं और पेस्टिसाइड बी के उसने 5 लेवल्स बनाए हैं। आपने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आप खुद निकाल रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है रैंडमाइजेशन। ये ज़रूरी है, स्टैट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में रैंडमाइजेशन ज़रूरी है। रैंडमाइजेशन के बगैर हम रिजल्ट्स को बयान नहीं कर सकते पब्लिक के सामने, ठीक है, जनरलाइज नहीं कर सकते। रैंडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैं उनको इक्वल चांस होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई सा भी ट्रीटमेंट अप्लाई हो सके। मिसाल के तौर पर फील्ड में आपके पास 16 प्लाट हैं, आपके पास 4 ट्रीटमेंट हैं, उनकी 4 एप्लीकेशन हैं। तो पहला जो प्लाट है उसको इक्वल चांस होना चाहिए कि उसमें पहला ट्रीटमेंट भी लग सकता है, दूसरा भी लग सकता है, तीसरा भी लग सकता है और चौथा भी लग सकता है। यानी उसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट लग सकता है। ये नहीं है कि पहले पे पहला, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, ऐसे नहीं। इसको हम कहते हैं रैंडमाइजेशन। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, लॉटरी मेथड है, रैंडम नंबर टेबल मेथड है, उसके ज़रिए से हम रैंडमाइजेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। ये भी इंतहाई ज़रूरी है, स्टैटिक्स के बिना लगती नहीं है। एप्लीकेशन का मतलब होता है एक ही ट्रीटमेंट को रिपीट करना। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम एक ही प्लॉट के ऊपर नाइट्रोजन की अप्लाई करें, वहाँ पर जील्ड इंक्रीज हो गई तो हम दुनिया को कहें कि नाइट्रोजन की अप्लाई करने से हमेशा जील्ड इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है। रेप्लिकेट किया जाता है ट्रीटमेंट को 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। एक पेशेंट को आपने फॉर एग्जांपल मेडिसिन दी और उससे वो ठीक हो गया तो आप नहीं कह सकते कि ये मेडिसिन ठीक है। आपने कोई मेडिसिन दी, पेशेंट की डेथ हो गई, क्या आप दुनिया को कह सकते हैं कि ये वाली मेडिसिन खाने से डेथ हो सकती है? इसलिए ट्रीटमेंट की रेप्लिकेशन ज़रूरी होती है। तो रेप्लिकेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। तो जैसे ट्रीटमेंट का पता होना ज़रूरी है, इसी तरह रेप्लिकेशन का पता होना भी ज़रूरी है। सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म वो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट। एक्सपेरिमेंटल यूनिट बेसिकली वो वाली चीज़ होती है, वो वाला मटेरियल होता है, वो वाला कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर हम एक ट्रीटमेंट की एक रेप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। अब ये डिपेंड करता है हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल यूनिट आपका कोई एक बंदा हो सकता है, कोई एक प्लॉट हो सकता है, कोई एक पौधा हो सकता है। ये नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे ऊपर मैंने 2-4 एग्जांपल्स का जिक्र किया कि आप किसी फ्रूट प्लांट के ऊपर कैल्शियम की एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो वहाँ एक पौधा आपका एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा। आप लैब में टिश्यू कल्चर का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स आपकी एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगी। आपने लैब में कोई छोटा एक्सपेरिमेंट लगाया है, पेट्री डिशेज आपकी एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो सकती हैं। इसी तरह पॉट्स एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो सकते हैं। फील्ड ट्रायल्स में यूजुअली हमारे प्लॉट्स एक्सपेरिमेंटल यूनिट होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और स्मॉल एन इज ऑलवेज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय टी। रेप्लिकेशन ज़रब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। फॉर एग्जांपल 3 वैरायटीज़ हैं वीट की,
हम उनको आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं और हमने 4 एप्लीकेशन लगाई, तो n यहाँ पर होगा 12, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12। तो ये चंद टर्मिनोलॉजीज थी जिनका पता होना ज़रूरी है। अगर ये हमें आती हो तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन समझने में बड़ी आसानी रहती है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो आप अपना फीडबैक इसके बारे में दे सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।